जय हिंद। क्लास 11th का ये बेसिक केमिस्ट्री का आज तीसरा वीडियो है। आज हम ये समझेंगे कि समीकरण पर आधारित जो मोल की गणनाएं होती हैं उसको कैसे हल किया जाता है, और साथ ही यह भी समझेंगे कि सीमांत अभिकर्मक क्या होता है और स्टोइकियोमेट्री क्या होती है। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि समीकरण पर आधारित मोल की गणना कैसे की जाती है। इसमें चार बातें हैं, चारों को अच्छे से समझ लेते हैं, उसके बाद क्या करेंगे, हम मोल की गणना करेंगे। देखिए, पहली बात यह है क्या कि प्रश्न पर आधारित समीकरण का निर्माण आवश्यक रूप से होना चाहिए। जैसा भी सवाल उसमें कर रहा है, मोल की गणना करने के लिए जैसा भी उसमें क्वेश्चन कर रहा है वैसा होना चाहिए, समीकरण बनना चाहिए। आगे क्या है, समीकरण बस बनने से मतलब नहीं है, समीकरण को क्या करना होगा, संतुलित भी करना होगा। अगर समीकरण बैलेंस नहीं है तो वहां पे क्या होगा, द्रव्य संरक्षण का नियम लागू नहीं होगा। दूसरा है, समीकरण सदैव क्या होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए। पहली बात तो समीकरण का निर्माण हो जाए, उसके बाद समीकरण को क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। तीसरी बात क्या कर रहा है कि प्रश्न में जिन पदार्थों के मध्य तुलना की बात कही जा रही हो केवल उन्हीं के मध्य क्या किया जाए, तुलना किया जाए। जैसे अभी आगे आएगा तो इसको हम समझा देंगे। आगे क्या है कि दो या दो से अधिक अभिकारकों की मात्रा ज्ञात होने पर सीमांत अभिकर्मक के आधार पर समीकरण को हल करना चाहिए। यहाँ पे देखिए एक बात लिखा गया है, सीमांत अभिकर्मक। बस इसके आगे भी इसी को समझेंगे, सीमांत अभिकर्मक क्या होता है और सीमांत अभिकर्मक की सहायता से हम मोल पर आधारित सवाल को कैसे हल करते हैं। आइए एक सवाल लिखे हैं यहाँ पे, इसको हल कर लेते हैं। कह रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट के 10 ग्राम के पूर्ण अपघटन से प्राप्त CO2 की मात्रा कितनी होगी। अगर हम 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट लें और उसको पूर्ण रूप से अपघटन कराएं या फिर उसको जलाएं तो जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी कितना प्राप्त होगी। तो सबसे पहले ये पकड़िए कि प्रश्न पर आधारित समीकरण का निर्माण आवश्यक रूप से होना चाहिए। तो जैसा कह रहा है इसको पहले बना लीजिए समीकरण। अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट का पूर्ण अपघटन कराएं तो इसको मान लेते हैं हीट दे रहे हैं, ये आपका टूट जाता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। अब दूसरा बात कर रहा है कि समीकरण सदैव संतुलित होना चाहिए। चेक करते हैं क्या समीकरण संतुलित है। इधर कैल्शियम 1, इस साइड भी कैल्शियम 1, कार्बन 1, ऑक्सीजन 3, हमारा समीकरण भी क्या है, संतुलित है। तीसरी बात क्या कर रहा है कि प्रश्न में जिन पदार्थों के मध्य तुलना की बात कही जा रही हो केवल उन्हीं पदार्थों के मध्य क्या होना चाहिए, तुलना होना चाहिए। तो इसमें देखते हैं कि किसके किसके मध्य तुलना की बात कही जा रही है। कह रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट के पूर्ण अपघटन से कार्बन डाइऑक्साइड कितना बनेगा, यानी यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बीच तुलना की बात कही जा रही है, हमें इससे मतलब नहीं है। हम इसको और इसको लेके क्या करेंगे, सवाल को हल करेंगे। देखिए उसके बाद क्या है, अच्छा, दो या दो से अधिक अभिकारकों की मात्रा ज्ञात होने पर सीमांत अभिकर्मक के आधार पर समीकरण को हल करना चाहिए। तो यहाँ पे जो अभिकारक है वह केवल एक ही है। जब अभिकारक एक होता है तो वहां पे सीमांत अभिकर्मक नहीं लगता, यानी ऐसे सवालों में पहली बात तो ये सीमांत अभिकर्मक नहीं लगेगा। तब सीमांत अभिकर्मक कब लगता है, अब इसको हम कब पढ़ेंगे, बस थोड़ी ही देर में आने वाला है। फिलहाल इसको हल कर लेते हैं। हमें पता है क्या, देखिए जब ये इसको हल करेंगे, जब ये 100 ग्राम होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, अगर अणुभार निकालें कैल्शियम कार्बोनेट का तो Ca+C+3 गुणे O ऑक्सीजन की मात्रा, कैल्शियम का हो जाएगा 40 प्लस कार्बन का 12 प्लस 16 या 48। अगर इसको जोड़ेंगे तो टोटल हमारा कितना आएगा, 100 ग्राम। देखिए जब कैल्शियम कार्बोनेट का 100 ग्राम लेते हैं तो उस समय हमारा CO2 कितना बनता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस कितने बनती है, कार्बन कितना है, कार्बन +2 इंटू ऑक्सीजन, कार्बन का है 12 प्लस ये हो जाएगा 32, जोड़ेंगे कितना आएगा, 44 ग्राम। कहेंगे जब जब कैल्शियम कार्बोनेट का 100 ग्राम लेते हैं तो उस समय कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है 44 ग्राम बनती है। एक बात और ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे जब समीकरण को बैलेंस किया जाता है तो ये जो गुणांक होता है वो हम मोल को बताता है। फिलहाल अभी आगे आएगा तो वहाँ पे समझाएंगे, बस ऐसे ही समझ लीजिए। अगर किसी तरीके से यहाँ पे 2 से गुणा होता ना तो हमें यहाँ पे 2 से गुणा करना पड़ता, फिलहाल नहीं है तो बस ऐसे ही समझ लीजिए, आगे जो आएगा सब हो जाएगा। अब हम ये कहेंगे क्या कि 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट के पूर्ण अपघटन से प्राप्त CO2 कितना है यार, 44 ग्राम। कितना मिल रहा है प्राप्त, CO2 बराबर 44 ग्राम।
जब इसकी मात्रा 100 ग्राम होती है तो इसकी मात्रा 44 ग्राम मिलती है। कह रहा है कि 10 ही ग्राम लेने पर, अगर इसकी मात्रा हम केवल 10 ही ग्राम लें, अगर हम 10 ही ग्राम लें तो ये उस समय कार्बन डाइऑक्साइड गैस कितना बनेगा। तो हम कह सकते हैं क्या कि 10 ग्राम CaCO3 से के पूर्ण अपघटन से प्राप्त CO2 कितना हो गया यार, ये है 44, निकालना कितने का है 10 का, ये जो 100 था कहाँ चला जाएगा नीचेवा, बाकी सब आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। भाग देंगे कितना आएगा यार 4.4 ग्राम। वैसे भी दिख रहा है ये 100 ग्राम था तो 10 गुना कम हो गया है, तो वैसे ही 44 है, इसमें 10 से भाग दे देंगे 4.4 आएगा। तो ये था हमारा सवाल हल करने का तरीका, कैसे इसको हल करेंगे। आइए अब हम सीमांत अभिकर्मक पे क्या लेते हैं, एक तो सवाल लेते हैं, फिर उसको क्या करेंगे, हल करेंगे। आइए एक सवाल यहाँ पे और लिखे हैं। ये सवाल है इसमें ये लिखा गया है कि कैल्शियम कार्बोनेट के 10 ग्राम से पूर्ण अभिक्रिया कराने के लिए कितने ग्राम HCl की आवश्यकता होगी। हम 10 ग्राम क्या लिए हैं, कैल्शियम कार्बोनेट लिए हैं, तो इसको इससे पूर्ण रूप से अभिक्रिया कराने के लिए इसकी कितनी आवश्यकता पड़ेगी। तो सबसे पहले हम ये करेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट लेंगे और उसकी क्रिया किससे करा देंगे, HCl के साथ करा देंगे। अगर HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराएंगे तो यहाँ से कैल्शियम इस क्लोरीन से क्रिया करके कैल्शियम क्लोराइड बनाएगा, और यहाँ का कार्बन जो है वह टूट के, ये जो कार्बोनेट है यहाँ पे, ये टूट के कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा, और यहाँ पे एक ऑक्सीजन परमाणु जाके हाइड्रोजन से क्रिया करके H2O यानी जल बना लेगा। अब क्या करें, सबसे पहली बात ये कि प्रश्न पर आधारित समीकरण का निर्माण होना चाहिए। प्रश्न पर आधारित समीकरण का निर्माण कर चुके हैं। दूसरी बात, समीकरण सदैव संतुलित होना चाहिए। अगर हम संतुलन की बात करें तो यहाँ पे अगर हम 2 लगा देते हैं तो समीकरण हमारा संतुलित हो जाता है। अब इसके बाद क्या कर रहा है कि जिन पदार्थों के मध्य तुलना की बात कही जा रही हो, केवल उन्हीं पदार्थों के मध्य तुलना होनी चाहिए। तो तुलना इसके और इसके बीच कही जा रही है, तो केवल इसके बीच हम क्या करेंगे, तुलना कराएंगे, बाकी इन सबसे कोई मतलब नहीं होगा। आगे क्या है कि 2 या 2 से अधिक अभिकारक की मात्रा ज्ञात होने पर सीमांत अभिकर्मक के आधार पर समीकरण को हल करना चाहिए। 2 या 2 से अधिक अभिकारक, इधर का पूरा साइड अभिकारक और इधर का प्रोडक्ट यानी उत्पाद होता है। अगर 2 या उससे ज्यादा मिल रहे हैं तो वहां पे क्या होना चाहिए, सीमांत अभिकर्मक लगना चाहिए। सीमांत अभिकर्मक कब लगता है, फिलहाल यहाँ पे भी सीमांत अभिकर्मक नहीं लगेगा। ऐसा क्यों, समझ पा रहे हैं। ये कह रहा है कि इसकी मात्रा 10 ग्राम है, ये जो चीज लिए हैं कैल्शियम कार्बोनेट, इसको 10 ही ग्राम लिए हैं, तो इसको पूर्ण रूप से खत्म करने के लिए, जलाने के लिए, बुझाने के लिए, जो भी हो, पूर्ण रूप से इसको खत्म करने के लिए हमें इसकी कितनी आवश्यकता पड़ेगी। देखिए सीमांत अभिकर्मक कहाँ लगता है जानते हैं, सीमांत अभिकर्मक तब लगता जब ये कहता कि इन दोनों की सहायता से यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन रहा है कितना बनेगा। अभी एक सवाल और लेंगे, सीमांत अभिकर्मक समझ में आ जाएगा। फिलहाल अब इसको हम हल करते हैं। देखिए अब इसका अणुभार लेंगे, कितना आएगा 100 ग्राम। अगर इसका ले पूरा अणुभार लें तो कितना आएगा 2 × HCl का कितना होता है यार, हाइड्रोजन का 1 + 35.5, इसको गुणा करेंगे कितना आएगा, ये 35, 36, 72, 73 ग्राम। देखिए जब कैल्शियम कार्बोनेट को 10 ग्राम लेते हैं, यानी कैल्शियम कार्बोनेट का 10 ग्राम लेते हैं, तो उस समय जो HCl होता है ना, उसको 73 ग्राम लेना पड़ता है। इसको अच्छे से क्या मतलब पूर्ण रूप से इसको क्या करने के लिए, रिएक्शन करने के लिए, यानी कैल्शियम कार्बोनेट को पूर्ण रूप से अपघटन कराने के लिए या पूर्ण रूप से अभिक्रिया कराने के लिए HCl की 73 ग्राम की क्या पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है, जब ये 100 ग्राम होता है। कह रहा है कि अगर हम इसको 10 ही ग्राम लें तो उस समय इसकी कितनी मात्रा होगी। हम ये कह सकते हैं कि 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट की पूर्ण अभिक्रिया कराने के लिए आवश्यक HCl बराबर कितना होगा यार 73 ग्राम। 73 ग्राम की पड़ेगी ना, 100 ग्राम ही लेंगे तो 73 ग्राम की आवश्यकता पड़ रही है। कह रहा है अगर इसका हम 10 ही ग्राम ले चुकी, इसलिए 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट की पूर्ण अभिक्रिया कराने के लिए आवश्यक HCl कितना लगेगा यार
ये है आपका 73 गुणे कितना 10 ग्राम का था, कितना 100, काटेंगे कितना आएगा 7.3 ग्राम। तो समझ पा रहे हैं, ये कैल्शियम कार्बोनेट को पूर्ण रूप से क्रिया कराने के लिए बात कर रहा है। तो वहाँ पे कितना आवश्यकता पड़ेगी, अगर 100 ग्राम रहता है तो 73 ग्राम, अगर 10 ही ग्राम लेंगे तो इसको पूर्ण रूप से खत्म करने के लिए इसकी आवश्यकता 7.3 ही ग्राम पड़ेगी। आइए अब हम अगला सवाल लेते हैं, उसके बाद फिर समझते हैं। मिटाएं इसको। ये 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट की अभिक्रिया 8.5 ग्राम HCl से कराने पर कितने ग्राम कितने ग्राम कैल्शियम क्लोराइड प्राप्त होगी, ये है हमारा सवाल। अब आइए इस पे हम क्या करते हैं, हल करते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट की क्रिया किससे कराना है, HCl से कराना है। फिर से वही बात, कैल्शियम कार्बोनेट की क्रिया HCl से कराने पर क्या मिलेगा यार, कैल्शियम क्लोराइड मिलेगा, और क्या मिलेगा, और आपका CO2 मिलेगा और H2O मिलेगा। बैलेंस की अगर बात की जाए तो इसको हम क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर लेंगे। देखिए कैल्शियम कार्बोनेट का 1 मोल किससे, HCl के 2 मोल से क्रिया करके ये सब बनाता है। कह रहा है कि अगर इसकी 10 ही ग्राम लें, देखिए दोनों की मात्राएं दे रखा है, इसकी जो मात्रा दिया है, मात्रा कितना है, कह रहा है कि अगर इसको हम 10 ही ग्राम लें और इसको हम 8.5 ग्राम लें तो हमारा कैल्शियम क्लोराइड कितना बनेगा। आपको एक बात बता दें, जैसे मान लेते हैं हमें आइसक्रीम बनाना है, क्या आइसक्रीम बनाना है, और ये जो आइसक्रीम है 2 चीज़ों से मिलके बन रहा है, एक है आपका दूध, क्या दूध, और एक है चीनी, यानी दूध और चीनी से मिलके आइसक्रीम बन रहा है। मान लेते हैं ऐसे ही आइसक्रीम जो बनने का कंडीशन है वो ये कहता है कि अगर हम 2 लीटर दूध लेंगे और 1 लीटर क्या लेंगे, 1 केजी क्या लेंगे, चीनी लेंगे, तो जो आइसक्रीम बनेगा हमारा 1 ठो आइसक्रीम अच्छा खासा अच्छा कंपनी का है, 1 आइसक्रीम बनेगा, कितना, 1 आइसक्रीम बनेगा। समझिए हमारी बात, कह रहा है कि जो दूध है उसकी 2 लीटर आवश्यकता पड़ती है और जो चीनी है उसकी 1 किग्रा की आवश्यकता पड़ती है, तब 1 ठो एकदम मस्त VIP क्या बनता है, आइसक्रीम बनता है। सवाल में ये कह रहा है, मतलब ये कंडीशन है, ये समीकरण का कंडीशन है। समीकरण में ये कहता है कि इसका 1 मोल इसके 2 मोल से क्रिया करता है तब ये इतना बनाता है। वैसे ही इसमें यह कह रहा है कि 2 लीटर दूध 1 किग्रा चीनी के साथ क्रिया करके 1 ठो आइसक्रीम बनाता है, कोई दिक्कत नहीं। 1 ठो आदमी है, उसके पास 20 लीटर दूध है, क्या है, 20 लीटर दूध है और 5 किग्रा, मात्र और मात्र 5 किग्रा क्या है, चीनी है, तो कह रहा है कितना आइसक्रीम बनेगा। अब हम बताएं इसकी मात्रा कितना हो, कोई दिक्कत नहीं, डिपेंड ये कर रहा है कि इसकी मात्रा कितनी है। यानी इन दोनों चीज़ों में एक ठो ऐसा एक पदार्थ ऐसा है जिसकी वैल्यू बहुत कम है और वह क्या करेगा, तुरंत खत्म हो जाएगा। जो चीज़ तुरंत खत्म हो जाती है उसी पे क्या होता है, निर्भर होता है हमारा ये जो आइसक्रीम बन रहा है। जैसे 2 लीटर और 1 किग्रा चीनी मिलके 1 आइसक्रीम बनाते हैं, तो बताओ 5 किग्रा चीनी है तो दूध की कितनी खपत करेगी यार, 10 लीटर दूध और 5 किग्रा पूरा चीनी मिलके 5 क्या बना देंगे, आइसक्रीम बना देंगे। अब ये तो खत्म हो गया, पूरा क्या हुआ, चीनी खत्म हो गया, लेकिन अभी जो दूध है कितना बचा है, 10 लीटर शेष है, कितना, 10 लीटर शेष बचा है। तो हमें दूध से मतलब नहीं है, हमें ये पकड़ना है कि जो आइसक्रीम बन रहा है इन दोनों चीज़ों में से जो सबसे कम मात्रा है उस पर डिपेंड करेगा। जो चीज़ पहले खत्म, आइसक्रीम बनना क्या हो जाएगा, बंद। अगर चीनी 5 किलो है, 5 किलो चीनी खत्म, उसके बाद क्या आइसक्रीम कहाँ से बनेगा यार। वैसे हमारा ये होता है क्या, सीमांत अभिकर्मक। अच्छा, ये जो चीज़ पहले खत्म हो जाती है यानी एक लिमिट में होती है, एक सीमांत में होती है, इसी को हम बोलते हैं सीमांत अभिकर्मक। इन दोनों चीज़ों में पहले ये पता किया जाता है कौन मात्रा पहले खत्म होगी। फिलहाल यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। देखिए
कि सीमांत अभिकर्मक क्या होता है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ चुका है। अब क्या करते हैं, इधर कंडीशन को पढ़ते हैं, उसके बाद सीमांत अभिकर्मक की सहायता से क्या करेंगे, सवाल को हल करेंगे। पहली बात यही समीकरण का निर्माण होना चाहिए, कर दिए हैं। दूसरी बात यह समीकरण संतुलित होना चाहिए, यहाँ पे 2 कर देंगे, संतुलित हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि जिन पदार्थों के मध्य तुलना की बात कही जाए उन्हीं के मध्य क्या करना चाहिए, तुलना करना चाहिए। तो इसमें देखिए किसके किसके मध्य बात कही जा रही है, इसके और इसके, 1 2 3 के मध्य। अब क्या कर रहा है कि 2 या 2 से अधिक अभिकारक ज्ञात होने पर हमें क्या करना होगा, सीमांत अभिकर्मक की सहायता से समीकरण को हल करना होगा। कैल्शियम क्लोराइड तो प्राप्त होगा, लेकिन हम किसके आधार पे करें, इसके आधार पे कि इसके आधार पे, यह कौन बताता है, सीमांत अभिकर्मक। सीमांत अभिकर्मक ये कहता है कि भैया जिसकी मात्रा सबसे कम हो, यानी अभिकारक में जो लिमिट में हो, या जिसकी मात्रा या फिर जिसके मोलों की संख्या कम हो, उसी से क्या करिए, ये जो प्राप्त हो रहा है उसी से उस पे सवाल को हल कर दीजिए। यानी जो पहले खत्म हो जाएगा वही बताएगा कि ये कितना बनेगा। अब आइए पहले ये चेक कर लेते हैं इसका मोल कितना होगा। इसकी अगर परमाणु भार निकालें, इसका अणुभार निकालें तो ये हमारा 100 ग्राम आएगा, और इसका निकालेंगे तो ये हमारा 73 ग्राम आएगा। ज़रूरत पड़ सकती है इसका भी निकाल लेते हैं, तो ये हमारा 40 × 70 71 111 ग्राम आएगा, 111 ग्राम। अब हम मोल निकालते हैं, क्या, मोल। अगर मोल निकालें तो मोल बराबर क्या होता है, दिया भार बटे अणुभार, दिया भार बटे अणुभार। इन दोनों में पहले ये चेक करते हैं कि किसके मोलों की संख्या कम है। जिसके मोलों की संख्या कम होगी वही क्या निर्धारित करेगी कैल्शियम क्लोराइड कितना बनेगा। तो यहाँ पे दिया भार कितना है यार, दिया भार है आपका 10 बटे अणुभार है 100। इसका दिया भार कितना है 8.5 बटे अणुभार कितना है, ये है 73। इसको करेंगे 1/10 आएगा, इसको करेंगे तो 1/8 आएगा लगभग। देखिए 1/10 और 1/8 कौन बड़ी संख्या है यार, इसमें ये वाली बड़ी संख्या है। किसी भी भिन्नात्मक वाली संख्या में अगर हर का मान छोटा है तो पूरा वैल्यू कितना आता है, अधिकतम मान देता है। तो इसमें 8 है, इसमें 10 है, तो ये मान पूरा छोटा, ये मान बड़ा है, जबकि ये मान कितना है, छोटा है। यानी ये आपका किस में है, सीमित में है। यही आपका किस में है, सीमांत, सीमित में। इसे कहते हैं सीमांत अभिकर्मक, सीमांत अभिकर्मक। तो पता चल गया सीमांत अभिकर्मक कौन है, यानी लिमिट में, यानी कम मात्रा में कौन है, कैल्शियम कार्बोनेट। अब ये जो कैल्शियम क्लोराइड बनेगा पूरा इसी पे डिपेंड होगा। जब तक ये रहेगा तब तक ये बनेगा, जैसे ही खत्म इसकी कहानी बनना बंद, ये तब नहीं बनेगा। इसकी मात्रा भले ही बची क्यों न रह जाए, बची रह जाए, बिना इसके तो बनबे नहीं करेगा। अब क्या करें यार, अब इसको हल करेंगे कैसे, कहेंगे कि जब यह 100 ग्राम होता है तो ये उस समय कितना बनता है यार, 100 ग्राम से प्राप्त होता है कितना, 111 ग्राम। तो कहेंगे 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से प्राप्त CaCl2 की मात्रा कितना मिल रहा है यार, 111 ग्राम मिल रहा है। कह रहा है कि अगर ये 10 ग्राम होता तो कितना मिलता, 100 ग्राम होने पे इतना मिल रहा है भैया, तो 10 ग्राम पे कितना मिलेगा यार, 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से प्राप्त, तो 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से प्राप्त CaCl2 की मात्रा कितना हो गया यार, 111 गुणे कितना, 10 ग्राम से था कितना, 100 ग्राम, तो 100 नीचे आ जाएगा, इसको काटेंगे ये आएगा 11.1 ग्राम। तो समझ पाए हैं क्या, सीमांत अभिकर्मक की सहायता से हम मोल की गणनाएं कैसे करते हैं, या फिर सीमांत अभिकर्मक की सहायता से जो मोल पर आधारित समीकरण होते हैं कैसे हल करते हैं। इसके इतने से ये इतना प्राप्त हो रहा है। ये सब अगर जिसको ना समझ में आ रहा हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर जाए, वहाँ पे ये मोल अवधारणा उसका लिंक दिया गया है, मोल अवधारणा का, उसको पूरा अच्छे से देखें, उसके बाद फिर समझ में आ जाएगा। वहाँ पे बहुत सारे सवाल भी हल कराए गए हैं। आइए अब अगला सवाल लगाते हैं। अब तो हमें लग रहा है सभी को आ जाएगा। देखिए अगला सवाल क्या है, सोडियम है, सोडियम को किस में, पानी में डाला जाता है। ये है सोडियम, सोडियम को पानी में डाला जाता है, H2O रिएक्शन करेगा, क्या बनाएगा यार, यहाँ से बनाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगी और फुर्र हो जाएगी। समीकरण को बैलेंस करिए, बैलेंस है, हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे 2 1 3, यहाँ पे कितना है, अच्छा यहाँ पे 2 कर दें और यहाँ पे 2 कर दें और यहाँ पे 2 कर दें, कोई दिक्कत होगा क्या, नहीं। अब ये हमारा क्या है, बैलेंस हो गया है। चलिए 2 2 4 सही है। कह रहा है कि अभिक्रिया के पश्चात विलयन की मात्रा। देखिए
पहले ये पता करते हैं कि ये बना कितना है, और ये भी पता करते हैं कि इन दोनों में कौन सीमांत था, कौन पहले ख़त्म हो गया है, वो भी तो पता करना पड़ेगा। जो पहले ख़त्म हो जाएगा वो तो बिल्कुल नहीं बचेगा, और जो बचा रहेगा उसकी मात्रा, चलिए समझाते हैं। पहले ये लिखते हैं दिया भार कितना है। दिया भार इसका कितना है यार, 4.6 ग्राम। अच्छा, पानी की इसमें मात्रा नहीं दिया है क्या, 10 ग्राम पानी है, इसमें है 10 ग्राम पानी में, इसकी मात्रा कितना है यार, 10 ग्राम। तो कह रहा कि अभिक्रिया के पश्चात कितना प्राप्त विलयन, जो विलयन प्राप्त होगा कितना होगा। तो देखिए अभिक्रिया के पश्चात जो हाइड्रोजन गैस है तो ये तो उड़ जाएगी, ये बचेगी नहीं, तो विलयन में रहेगा नहीं। विलयन में क्या रहेगा, ये रहेगा प्लस प्लस, और इन दोनों में से जो बच जाए, जितनी मात्रा बच जाए वही रहेगा। बात सही है ना। चलिए पहले ये पता करते हैं सीमांत कौन है। तो सबसे पहले हम सीमांत पता करने के लिए मोल निकालते हैं। मोल क्या कहता है यार, दिया भार बटे अणुभार। दिया भार कितना है, 4.6। इसका अणुभार रखेंगे, इसका परमाणु भार कितना, देखिए जब सोडियम अकेला होता है तो इसका परमाणु भार कितना होता है यार, 23। लेकिन आज सोडियम 2 गुने से क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है, यानी 2 मोल से रिएक्ट कर रहा है। तो उस समय क्या करेंगे, यहाँ पे इससे भाग देंगे तो कितना हो जाएगा यार, 46। अब इसमें देखें ये हमारा कितना है, 2 × 18, ये इसका अणुभार 18, लेकिन 2 से क्या है, 2 मोल क्या है इसका, रिएक्ट कर रहा है तो 2 से गुणा करेंगे। 18 दूना कितना हो जाएगा, 36। 10 बट्टे कितना हो जाएगा, 36। अब देखिए इसको हम और अगर हल करें तो कितना आएगा, ये हमारा अगर इसको हल करें तो ये हमारा आएगा 0.1 और ये आएगा 0.2, लगभग आएगा। तो बताओ किसकी मात्रा ज़्यादा है यार, इसकी या इसकी। जाहिर सी बात है इसकी मात्रा ज़्यादा है। अगर इसकी मात्रा ज़्यादा है तो जो कम होता है उसे हम क्या कहते हैं यार, सीमांत कहते हैं। क्या कहते हैं, सीमांत। ये हमारा सीमांत अभिकर्मक है, सीमांत अभिकर्मक है। अब जो सवाल है ये, अच्छा सीमांत अभिकर्मक है इतना तो पता चल गया, इधर कर लेते हैं इसको लगभग। करा कि प्राप्त विलयन की मात्रा, अब ये पता करिए रिएक्शन करने के बाद ये कितना प्राप्त हुआ है। तो रिएक्शन करने के बाद ये जो NaOH मिलेगा, किससे मिलेगा जानते हैं, इससे, इस वाले से मिलेगा, क्योंकि यही पहले ख़त्म हो रहा है। तो क्या कहेंगे, जब ये इतना ग्राम होता है, कितना, इतना ग्राम जब ये होता है तो उस समय ये बनता है कितना, 2 × NaOH, इसका निकालेंगे तो 40, यानी 80 ग्राम। कितना, 80 ग्राम। कहेंगे 46 ग्राम सोडियम से प्राप्त NaOH जो होता है 80 ग्राम होता है, तो 4.6 ग्राम से कितना प्राप्त हो गया यार, उसको ले लेंगे, निकालेंगे। 46 ग्राम सोडियम से प्राप्त NaOH कितना होगा, 80 ग्राम। कह रहा है कि कितने ग्राम पे, 4.6 ग्राम पे, 4.6 ग्राम पे NaOH सोडियम से प्राप्त NaOH कितना होगा यार, ये हो जाएगा आपका 80 × 4.6 बटे 46। इसको काटेंगे तो 0.1 बार जाएगा, कितना, 8 ग्राम आएगा। यानी इसकी मात्रा कितनी निकली, 8 ग्राम। देखिए थोड़ा यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि 8 ग्राम ये NaOH कितना बना, 8 ग्राम। कब, जब ये 4.6 ग्राम था। समझ रहे हैं, ये सीमांत अभिकर्मक में है, ये नहीं, यानी इसकी कुछ मात्रा बची होगी। अब ये पता करते हैं कि ये कितना क्रिया किया है। अरे जितना क्रिया किया होगा उसमें से जो बचा होगा उसको भी जोड़ देंगे, विलयन में वो जो प्राप्त विलयन है वो मिल जाएगा। देखिए अब ये करेंगे क्या कि जब ये कितना होता है, 18 दूना 36, जब ये 36 ग्राम होता है तो उस समय ये 46 से क्रिया करता है, ये पता करना है। कह रहा है कि जब 46 ग्राम, कितना है ये, 46, जब 46 ग्राम सोडियम होता है तो उस समय जो वो होता है क्या, H2O, उसकी कितनी आवश्यकता पड़ती है, 36 ग्राम। तो क्या लिखेंगे यार, 46 ग्राम सोडियम से क्रिया करने वाला H2O की मात्रा कितना है,
36 ग्राम है, तो 4.6 ग्राम से कितना करेगा यार, 4.6 ग्राम से क्रिया करने के लिए कितना हो जाएगा, 36 गुणे 4.6/46 काटेंगे, 0 कितना आएगा यार 1। ये आया कितना, 3.6 ग्राम क्या किया, क्रिया किया है। 3.6 ग्राम इसके साथ क्रिया कर गया, अभी भी बचा है, था कितना, पूरा 10 ग्राम था। अगर 3.6 ग्राम क्रिया किया है तो बचा कितना है, बचा कितना है यार, उसको हल कर लेते हैं। यानी शेष H2O बराबर 10 माइनस 3.6, इसको करेंगे कितना आएगा यार, ये आएगा आपका 4.4 ग्राम। सही है, कहाँ सही है, अब सही है, 6.4 ग्राम इतनी मात्रा क्या है, अभी भी पानी की बची है। अब ये पता करते हैं कि प्राप्त विलयन क्या पूछा है, अभिक्रिया के पश्चात प्राप्त विलयन। तो अभिक्रिया के पश्चात प्राप्त विलयन क्या होगा जानते हैं, ये जो मिला है ये प्लस शेष H2O, यानी प्राप्त विलयन कितना होगा यार, अभिक्रिया के पश्चात, क्रिया के पश्चात प्राप्त विलयन कितना होगा यार, ये 8 ग्राम प्लस ये, यानी 8 प्लस 6.4 जोड़ेंगे आएगा कितना, 14.4 ग्राम। ये था आपका क्या आंसर, फाइनल आंसर ये मिला 14.4 ग्राम, यानी 14.4 ग्राम क्या होगा, रिएक्शन के पश्चात पूरे विलयन का मात्रा बचेगी। तो समझ में आ गया सीमांत अभिकर्मक कब लगाया जाता है और कब नहीं लगाया जाता। कुल मेन मुद्दा मिला कि ये सीमांत अभिकर्मक तभी लगाया जाएगा जब दो रिएक्टेंट हो और उन दोनों रिएक्टेंट में से दोनों की मात्रा दे रखा हो और किसी एक प्रोडक्ट के बारे में पूछे कि ये प्रोडक्ट कितना बनेगा, तब हम क्या लगाते हैं सीमांत अभिकर्मक। पहले ये पता करते हैं कि कौन लिमिट में है, कौन सीमांत में है और कौन पहले खत्म हो जाएगा। जो सीमांत में है वही पहले खत्म हो जाएगा, वही डिपेंड करता है क्या कि जो प्रोडक्ट है वो कितना बनेगा। अब सीमांत अभिकर्मक की थोड़ा सा परिभाषा लिख देते हैं, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे सीमांत अभिकर्मक की परिभाषा लिखे हैं क्या कि सीमांत मात्रा में उपस्थित अभिकारक, कौन, अभिकारक, सीमांत मात्रा में उपस्थित अभिकारक जो क्या करे, जो उत्पाद बन रहा है उसकी मात्रा को निर्धारित करे, वही क्या कहलाता है, सीमांत अभिकर्मक कहलाता है। सीमांत अभिकर्मक समझ में आ गया। उस पर सवाल है, सवाल कैसे हल किए जाते हैं ये भी हल कर लिए हैं। अब आइए आगे समझते हैं क्या स्टाइकियोमेट्री क्या होती है। आइए अब समझ लेते हैं स्टाइकियोमेट्री क्या होता है। स्टाइकियोमेट्री क्या होता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के संतुलित रासायनिक समीकरण संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और उत्पादों के मात्राओं के मध्य संबंध को क्या कराता है, व्यक्त कराता है। कौन, स्टाइकियोमेट्री। कहने का मतलब यह है कि कोई रासायनिक अभिक्रिया है तो वह संतुलित हो तो इसके और इसके मध्य के बीच में क्या करता है, संबंध को बताता है। कैसा संबंध कि संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों और उत्पादों के सूत्रों के गुणांक को स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक कहते हैं। ये जो है प्रोडक्ट और ये जो है रिएक्टेंट यानी उत्पाद और अभिकारक के मध्य में जो ये क्या है, बैलेंस समीकरण है। और बैलेंस करने के लिए ये जो गुणांक लगाए गए हैं, ये वाला और इसमें ये, और इसमें कुछ नहीं है तो यहाँ पे एक, यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे एक, ये क्या कहलाते हैं, स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक कहलाते हैं। और जो मोल, अच्छा सेम टू सेम मोल जैसा है, क्या है, मोल कॉन्सेप्ट जैसा है। जो लोग मोल कॉन्सेप्ट ना देखे हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख लीजिए, वहाँ पे वीडियो का लिंक दिया गया है। क्या करता है, स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक तथा अभिकारकों की मात्राएं क्या होती है, स्टाइकियोमेट्री मात्राएं कहलाती हैं। बस कहने का मतलब यह है कि मेथेन जो होता है, मेथेन जो होता है ऑक्सीजन के 2 मोल से रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड का 1 मोल और H2O यानी जल का 2 मोल क्या बनाता है, यौगिक बनाता है। बस कुछ नहीं करता, जैसे मोल है सेम टू सेम क्या है वैसे स्टाइकियोमेट्री है और कुछ नहीं। बाकी ये स्टाइकियोमेट्री समझ में आ चुका होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोग इस पर और ज़्यादा सवाल चाहते हैं, अगर सवाल और हल करना चाहते हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं कि हमें और सवाल क्या करना है, हल कराना है, तो हम इस पर क्या करेंगे और आधारित सवाल को हल कर लेंगे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।